हेलो स्टूडेंट्स, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 कॉट, कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 7, कॉट इनवर्स 13 एंड प्लस कॉट इनवर्स 21। तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2 कॉट, कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 13, कॉट इनवर्स 13 प्लस कॉट इनवर्स 21। बच्चों इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 7, ये सब तो हमारा कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 कॉट, और इसको लिखेंगे ये जो कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 7, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 1 टू n, n की जगह डालते हैं 4, कॉट इनवर्स n स्क्वायर या k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लो, ये जो हमारा सीरीज़ है ना, ये 3, 7, 13, 21, इसका हमने ना क्या किया, इसका हमने जनरल टर्म लिख दिया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ये जनरल टर्म है। इसमें के की जगह तुम 1 पुट करो, तो के की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, तुम्हें 3 मिलेगा। उसके बाद 2 पुट करो तो क्या आएगा 7, 3 पुट करोगे तो आएगा 13 एंड 4 पुट करोगे तो आएगा क्या 21। तो ये जनरल टर्म हो गया। अब ये जनरल टर्म हो गया, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉट, और ये k इज इक्वल्स टू 1 टू 4। अब बच्चे ये जो कॉट इन्वर्स है ना, इसको हमने लिख दिया tan इन्वर्स, और यहाँ पे क्या लिखा 1/1 प्लस के स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है कि कॉट इन्वर्स x किसके इक्वल होता है, tan इन्वर्स 1/x के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 2 कॉट समेसन k इज इक्वल्स टू 1 टू 4। अब इसे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/1 प्लस के कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉट समेसन k इज इक्वल्स टू 1 टू 4। अब यहाँ पे देखना tan इनवर्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1, इस 1 को, ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, इस न्यूमरेटर के 1 को कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के इंटू के प्लस 1। बेटा ये ना हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया। इसका वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स x, जैसे ये देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बच्चे इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है ना tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉट समेसन k इज इक्वल्स टू 1 टू 4 tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है k प्लस 1, और y का काम क्या कर रहा है k। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये हो गया k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y, तो y की जगह क्या आ जाएगा ये k, ठीक है। अब तुम ये समेसन को ना ओपन करो, ठीक है, समेसन का वैल्यू पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, पहले 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। फिर 2 पुट करो तो 2 यहाँ के इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो क्या होगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। फिर 3 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। फिर 4 पुट करो तो 4 पुट करोगे तो क्या होगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से बच्चे, देखो
पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म उसके अपने अगले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो गया, फिर ये tan इनवर्स 4 और ये tan इनवर्स 4 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 cot और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 1। फिर इसमें तुम tan x माइनस tan y का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो tan x माइनस tan y का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cot, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 5। तो ये क्या होगा 2 cot और यहाँ पे क्या होगा ये tan इनवर्स 5 माइनस 1 इज़ 4 अपॉन 5 प्लस 1 इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2 cot और ये tan इनवर्स 4/6 इसको क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 6/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस रिज़ल्ट से आया, tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हुआ 2 इंटू 6/4। तो ये क्या हो जाएगा 2, 6 को लिखेंगे 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स डैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट 2 1 2 3। ठीक है, अब बच्चों तुम लोगों के पास क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो तुम क्या करो कि हमारे पास नंबर्स क्या, डिजिट क्या दे रखा है 2 1 2 3, ये डिजिट दे रखा है। ठीक है, 2 1 2 3 ये डिजिट दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4। अगर मैं इन 4 डिजिट्स को ऑल पॉसिबल वे में परम्यूट करता हूँ तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12। इसका क्या मतलब है कि टोटल 12 नंबर्स बनेंगे यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज़ करके टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 12 बनेंगे। अब तुम करो क्या कि 12 नंबर्स लिख लो। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि इन डिजिट्स को यूज़ करके जितने भी 4 डिजिट्स के नंबर्स बनेंगे उनका सम बताओ। तो टोटल कितने बनेंगे 12 बनेंगे। तो तुम 12 कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो तुम 12 परमुटेशन लिख लो, मीन्स 4 डिजिट के 12 नंबर्स लिख लो, उसके बाद उनको ऐड कर लो। इसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है तो ये भी एक वे है। ठीक है, हाँ 12 की जगह 120 होता तो ये काम हम नहीं कर सकते, बट 12 परमुटेशन लिखना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 12 परमुटेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तो ये रास्ता हो गया। ठीक है, जो कि हम करेंगे नहीं। दूसरा वे आउट क्या है, दूसरा वे आउट है कि हम लोग ना यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। हमें तो क्या चाहिए कि इन 4 डिजिट से जो 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे उनका सम चाहिए। तो हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। अब यूनिट डिजिट पर फोकस करने का क्या मतलब है कि यूनिट डिजिट पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है। हमारे पास नंबर है 2 1 2 3, तो यूनिट डिजिट पर 1 भी आ सकता है, यूनिट डिजिट पर 2 भी आ सकता है, यूनिट डिजिट पर 3 भी आ सकता है, यही सारी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो बच्चे हम लोग क्या, मैंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। पहला नंबर इसके लिए एक स्पेस दिया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब हमने अज्यूम किया कि यूनिट डिजिट पर पहले हमने 1 जाके फिक्स कर दिया। ठीक है, यूनिट डिजिट पर 1 फिक्स हो गया, तो हमारे पास कितने नंबर्स बचे 3 नंबर्स बचे और 3 प्लेसेस बचा। 3 नंबर्स को इन 3 प्लेसेस पर कितने वे से तुम अरेंज कर सकते हो। यूनिट प्लेस के लिए 1 तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 2 2 एंड 3, ये 3 नंबर्स बचे। इन 3 नंबर्स को इन 3 प्लेसेस पे कितने वे से अरेंज कर सकते हो या कितने वे से परम्यूट कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कितने वे से परम्यूट कर सकते हो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स हो जाएगा 3। इसका क्या मतलब है कि जब इन 4 डिजिट से हम जब 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे
तो हमारे पास ऐसे 3 नंबर्स आएंगे जिनके यूनिट डिजिट पर 1 होगा। समझ में आया बात? ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यूनिट डिजिट पर दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 की। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट पर 2 को फिक्स कर देंगे। 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे? एक 2 तो चला गया, एक 2 हमारा यहाँ से, ये वाला जो 2 है ये चला गया। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स बचे। तो कौन कौन से नंबर बचे? 2, 1 एंड 3। तो इन 3 डिजिट पर इन 3 नंबर्स को कितने वे से हम परम्यूट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि 2, 1, 3 ये 3 डिफरेंट नंबर हैं, तो 3 फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया? 6। इसका ये मतलब है कि जब हम 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे ना, तो यूनिट डिजिट पर 2 कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आ सकता है? 2 आ गया, 1 आ गया, अब आ जाएगा क्या? अब आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यूनिट डिजिट पर 3 को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने प्लेस बचे? 3 प्लेस बचे। कितने नंबर्स बचे? 3 नंबर्स बचे। तो ये जो 3 नंबर्स बचा ना, 2, 1, 2, अगेन इसमें 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे तो उन 4 डिजिट्स के नंबर में ये जो 3 है ना, ये यूनिट प्लेस पर 3 टाइम्स आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये पता चल गया। अब हम लोग पहले ये काउंट करते हैं कि जो 4 डिजिट्स के नंबर बनेंगे उन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर जो इतने नंबर्स आएंगे उनका सम क्या होगा। तो उनका सम देखो कैसे निकालेंगे। 1 कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3, ठीक है, 3 बार आया। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स, तो 2 इंटू 6। और ये 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 12 प्लस 9, 15 प्लस 9 24। ये 24 क्या मिला? ये जो हमने 4 डिजिट्स के नंबर्स बनाए ना, उन 4 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर्स बने? 12 नंबर्स बने ना। इन 12 नंबर्स में जो यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम है 24, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? सपोज डैट अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि 201 134 को ऐड करो, ठीक है। तो तुम कैसे ऐड करोगे? अगर इसे ऐड करने के लिए बोला जाए तो 4 + 1 5, ये 3 और ये हो गया हमारा 3, ऐड कर दिया। एक तो सिंपल मेथड है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि इसके पहले 100 प्लेस के नंबर्स को ऐड करो। 2 इंटू 1, ये सॉरी 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, और 100 प्लेस के नंबर को ऐड किया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके 10 प्लेस के नंबर्स को ऐड करो। 0 + 3 क्या होगा? 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसकी यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड करो। 4 + 1 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको कैलकुलेट करके ये क्या आ जाएगा? 300 + 30 + 5, तो ये आ गया 335। एक ये भी वे आउट है। तो अगर हम लोग यूनिट प्लेस के सारे नंबर्स को ऐड कर लें, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, टेंस प्लेस के सारे नंबर्स को ऐड कर लें, उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 100 प्लेस के सारे नंबर्स को ऐड कर लें, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 1000 प्लेस के सारे नंबर्स को ऐड कर लें, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? सम ऑफ 12 नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी बात को हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो हमने नंबर्स फिक्स किया है, ये 1, 2 और 3, ये यूनिट प्लेस पर फिक्स किया है, ठीक है। अगर मैं 1 को टेंस प्लेस पर फिक्स करूँ तो फिर यहाँ पे ये जो 3 प्लेसेस बचेंगे, इन 3 प्लेसेस पे 3 नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज आएंगे? अभी भी 3 वेज आएगा। अगर मैं 2 को टेंस प्लेस पर फिक्स करूँ तो फिर जो 3 नंबर बचेंगे उनको इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज बचेंगे? अभी भी 6 आएगा। अगर मैं 3 को टेंस पे करूँ तो फिर 3 जो प्लेस बचेंगे उस पर 3 नंबर्स को अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज आएंगे? अभी भी 3 आएगा। कहने का मतलब है कि यूनिट प्लेस पे सभी नंबर का सम 24 होगा, टेंस प्लेस पे सभी नंबर का सम 24 होगा, 100 प्लेस पे सभी नंबर का सम 24 होगा, एंड 1000 प्लेस पे सभी नंबर का सम 24 होगा।
ठीक है, अगर तो इतनी बात पता चल गई आपको, जो अभी तक जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम होगा वो क्या होगा वो देख लो। रिक्वायर्ड सम होगा हमारा 24 इंटू 1000, ठीक है, प्लस 24 इंटू 100 प्लस 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 1, यही हमारा रिक्वायर्ड सम होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 2400, 2400, 240 प्लस 24। बेटा इसको जब तुम ऐड करोगे, कर लेना, ये आ जाएगा 26664, यही हमारा आंसर होगा। और ये तो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब कि जो भी आंसर आना चाहिए वो इंटीजर में आना चाहिए। देख लो इंटीजर में है भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3, ठीक है, अपॉन में क्या है 2x x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस का 5dx, ठीक है। इसका जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन है 2/3 tan इनवर्स fx अपॉन 3 प्लस का c। एक तो ये कंडीशन गिवन है, दूसरा क्या बोल रहा है कि f ऑफ √5 माइनस 3 अपॉन 4 ये 0 के इक्वल है। देन फाइंड, हमें क्या चाहिए, देन फाइंड f ऑफ 1 का हमें वैल्यू चाहिए। बेटा सबसे पहली बात क्या है कि एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमसे क्या बोला f ऑफ 1 का वैल्यू बताओ। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम तो करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है इसको इवेलुएट करेंगे। सबसे पहला तो यही काम करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के बाद राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे तो हमें f ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल को ना सबसे पहले इवेलुएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल इवेलुएट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या लिखा है ये 2x x प्लस 1, 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या है ये 2x प्लस 3 प्लस का 5। ये जो 2 है इसको डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और प्लस का 5/2। अब देखना बच्चे ध्यान से, प्लस का 5/2। अब क्या करें, ठीक है, अब तुम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो। क्या ऑब्ज़र्व करो वो इसको तुम देखो। अगर मैं ये x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करो तुम ना, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो इस x को, ये x जो है ना और ये जो 2x प्लस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x का जो डेरिवेटिव है वो देख लो आ रहा है ना 4x प्लस 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 अपॉन में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिलेगा हमें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 एंड प्लस का 5/2 और ये dx। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस 3x पुट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x को t मान लेते हैं। तो बेटा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 3 dx, 4x प्लस 3 dx क्या बन जाएगा हमारा dt।
ठीक है। तो ये इंटीग्रल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये 4x+3 और dx, ये तो बन गया dt, और इसे तो हमने t बोला है 2x² + 3x को, तो t, और यहाँ पे जो है 2x² + 3x ये भी t हो गया, तो ये हो गया t+1 प्लस का 5/2, ऐसा हो गया। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन ये हो जाएगा t² + t, बेटा ये क्या हो जाएगा t² प्लस का t प्लस का 5/2, ऐसे बन जाएगा। अब तो ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया, तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आया तो क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा t² प्लस t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसका हाफ क्या होगा 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर को ऐड किया, 1/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, अब प्लस का 5/2 लिख दिया। ऐसे ही करते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये t + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 5/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया dt अपॉन t + 1/2 होल स्क्वायर, t + 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 10 10 - 1 9/4, तो 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो हमारे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया ना, लिमिट कह रहा हूँ इंटीग्रल में, x² + a² में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, यही होता है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है t + 1/2, सॉरी x का काम कर रहा है t + 1/2, और a का काम क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह है t + 1/2 अपॉन a की जगह क्या डालेंगे 3/2 प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2t + 1/3 प्लस का c। तो यहाँ पे क्या हुआ tan इनवर्स 2, और t की जगह t हमने किसे पुट किया है, t हमने पुट किया है यहाँ पे देख लो, t हमने पुट किया 2x² + 3x को, तो ये हो गया 2x² + 3x, सॉरी t की जगह हमने पुट किया 2x² + 3x प्लस का 1 अपॉन में 3 प्लस का c। तो ये हो गया tan इनवर्स, बेटा आ गया ये 4x² + 6x + 1 अपॉन 3 प्लस का c। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा ये हमारा 1/a नहीं लिखा है ना, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला इसमें बच्चे 1/a भी आएगा, ये होगा 1/a, सॉरी ये होगा। तो यहाँ पे 1/a की जगह क्या डालेंगे 1/a, a क्या हमारा 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये 2/3, तो यहाँ भी आएगा 2/3, यहाँ भी आएगा हमारा 2/3, और यहाँ भी आएगा हमारा 2/3, ठीक है। अब देखो यही जो हमारा इंटीग्रल है किसके इक्वल गिवन था 2/3 tan इनवर्स fx अपॉन 3 प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ से हमें f(x) की वैल्यू क्या मिल गई, f(x) की वैल्यू मिल गई 4x² + 6x + 1, और हमसे क्या बोला है कि f(x) फाइंड आउट करो, सॉरी f(1) फाइंड आउट करो, तो f(1) क्या हो जाएगा 4 + 6 + 1 11, अच्छा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ये जो वैल्यू गिवन था ना ये क्यों गिवन था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस वैल्यू का, सिर्फ ये डराने के लिए गिवन था, ठीक है। हमें तो बोल रहा है f(1) फाइंड आउट करो, तो हमें जब फंक्शन ही मिल गया तो फिर फंक्शन में x की जगह 1 डाल दिया तो f(1) आ गया, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = f(x) एट x, f(x) इज़ 2x + 1।
बच्चे ये जो लिखा हुआ है ना एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ये जो लिखा हुआ है ये तो किसी भी कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल गिवन है, 2x+1 के इक्वल है। और हमें पता है कि किसी भी कर्व के ऊपर जो जनरल पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप क्या होता है, इस dy/dx। तो एक्चुअल में क्या गिवन है कि dy/dx गिवन है 2x+1, ये गिवन है। अब यही है ना, क्वेश्चन समझने में तुम लोगों को टाइम लगता है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। एक बार दोबारा रीड करो क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप टू अ कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व पे टेंजेंट का स्लोप एट x कॉमा एफ ऑफ एक्स इज 2x+1। मतलब कि x कॉमा एफ ऑफ एक्स पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है इज नथिंग बट dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या गिवन है, 2x+1। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे रीड करते क्या बोला, इफ़ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, अगर जो कर्व है ये 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना कि कर्व 1,2 से पास कर रहा है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा अगले लाइन से। इफ द कर्व passes through the point 1,2, then the area of the region bounded by the curve, the x-axis and the line x is equals to 1 is a, then find the value of 6a। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि जो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने का मतलब एक सिंगल कर्व मिलेगा, उस कर्व एक्स एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 1 के बीच जो एरिया बाउंड होगा वो कैपिटल A के इक्वल है। तो 6 ऑफ A का वैल्यू बताओ क्या होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। वेरिएबल को सेपरेट कर लो, यहाँ पे dy रखो और यहाँ पे लिख दो 2x+1 dx रख दो। दोनों साइड बच्चे इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x+1 इंटू dx। वेरिएबल तो ऑलरेडी सेपरेट है, तो y का इंटीग्रल क्या होगा, dy का इंटीग्रल होगा y, और यहाँ पे क्या होगा 2x² 2 और 1 का इंटीग्रल x, एक c कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया, x² + x + c। ये हमें तो फैमिली ऑफ कर्व मिल गया बिकॉज इसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व है c। फिर बोल रहा है क्या कि ये जो कर्व है किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 से, तो 1,2 सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1, y की जगह 2 डालो, तो x की ये y की जगह यहाँ पे 2 डाला, x की जगह 1 डालेंगे तो होगा 1² + 1 + c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिल गया, 0। तो फाइनली हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, क्या हो जाएगा, x² + x + c। अब ये कर्व मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि इस कर्व x इज इक्वल्स टू 1, y x एक्सिस मीन्स y इज इक्वल्स टू 0, ये कर्व x इज इक्वल्स टू 1 लाइन एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है वो a, कैपिटल A के इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, 6a का वैल्यू चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 तो हमें पता है कि एक लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0 हमें पता है कि x एक्सिस है। अब ये कैसा कर्व है, तो बच्चे ये जो कर्व है ना y इज इक्वल्स टू x² + x + c, ये एक पैराबोला है। ठीक है, और पैराबोला कैसा है, डिस्प्लेस्ड पैराबोला है, मतलब वर्टेक्स जो है इसका ओरिजिन पर नहीं है। एक गलती है, ये c नहीं है बच्चे, c तो हमने 0 ले लिया है ना यहाँ पे। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे ये जो पैराबोला है ना ओरिजिन से पास कर रहा है, ये तो पता है। देखो x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 0 डालो, तो क्या होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब अगर हमें बच्चे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पैराबोला को ड्रॉ करना होगा, पैराबोला को प्लॉट करना होगा XY प्लेन पर। अब बात होता है कि पैराबोला को प्लॉट कैसे करेंगे, तो बेटा ये देखिए y इज इक्वल्स टू x² + x है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x² + x, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड -1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू x + 1/2 का होल स्क्वायर एंड -1/4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, y इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको लिखा -1/4 और यहाँ पे क्या लिखा
एक्स माइनस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पैराबोला प्लॉट हो जाएगा। सबसे पहली बात कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस के बाद क्या लिखा है -1/2, यहाँ पे माइनस के बाद क्या लिखा है -1/4, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1/2 -1/4। बेटा ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि किस में स्क्वायर है, एक्स में स्क्वायर है, इसका मतलब कि जो पैराबोला होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। अब किस वाई एक्सिस के किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में, ये क्या डिसाइड करेगा, वाई का कॉफिशिएंट। वाई का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो पैराबोला होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग में होगा। दूसरी बात कि जो वर्टेक्स होगा -1,2 एंड -1,4 पे होगा। और ओरिजिन से भी पास करेगा। ओरिजिन से कैसे पास करेगा बच्चे, इसमें एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 डालो, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। इन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए फाइनली अब हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे। जब तक पैराबोला ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पैराबोला ड्रॉ करना होगा। तो जो पैराबोला होगा हमारा वो कुछ इस टाइप का होगा, देखना। वर्टेक्स होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन से कर जाएगा पास, ऐसा पैराबोला होगा, देखना। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है बेटा ये वर्टेक्स का पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1/2 एंड -1/4। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है पैराबोला, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब जो लाइन है हमारा x = 1 लाइन, ये कैसा लाइन होगा, ये ऐसा लाइन होगा, ठीक है। ये लाइन हो गया हमारा x = 1, जो यहाँ पे ये 1,0 पे कट करेगा। अब ये लाइन का इक्वेशन हो गया x = 1, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, यही है रिक्वायर्ड एरिया। x = 1 लाइन पैराबोला एंड x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो यही एरिया बाउंड हो रहा है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम 0 to 1। अब पैराबोला का इक्वेशन क्या है देख लो, x² + x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + x dx, ठीक है। तो ये हो गया x² का क्या होगा x³/3 + x²/2, और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम 0 to 1। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालो, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 2s एंड 2 3s, तो ये क्या हो गया 5/6। ये हमारा कैपिटल ए का वैल्यू हो गया। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है 6a का, तो 6a, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5, तो यही हमारा आंसर हो गया। और जैसा कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो सभी आंसर किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे, तो ये हमारा 5 इज़ द आंसर। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है, ये गिवन है cos इनवर्स log 2 x² + 5x + 8, ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई डोमेन होगा, ठीक है। तो फंक्शन का जो भी डोमेन होगा उसमें हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट करने हैं कि बताओ कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के बाद देख लेंगे कि उस डोमेन में कितने इंटीजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स है ये देख लेंगे। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले ये cos इनवर्स आएगा पिक्चर में। cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1। यहाँ पे cos इनवर्स का डोमेन क्या है, ये log 2x² + 5x + 8। तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा बच्चे कि ये जो log है बेटा ये log 2 और ये x² + 5x + 8 ये -1 to 1 के बीच में होगा। इतने से काम चलेगा नहीं, फिर ये log फंक्शन आ जाएगा। log का आर्गूमेंट क्या x² + 5x + 8,
एंड तो हमें पता है कि लॉग का आर्गूमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्चुअल में हमारे पास 3 कंडीशन आया। ये जो गिवन है ना पहला कंडीशन, ये 2 कंडीशन में डिवाइड हो जाएगा। क्या, -1 से ग्रेटर log 2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, पहला कंडीशन हो गया। एंड फिर ये हो जाएगा log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 0। बेटा ये पहले कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा, दूसरे कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा, तीसरे कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा, इन तीनों कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा उसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। वो फाइनली फंक्शन का डोमेन होगा। बीच में है एंड इम्प्लाइज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब बारी बारी से क्या करते हैं, इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी नंबर 1 पे आते हैं। log 2 है। log 2 कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और हमें पता है कि जब भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन से में फंक्शन हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। फंक्शन हटाने का क्या मतलब है कि जब 2 जाएगा log हटाएंगे, log फंक्शन है, फंक्शन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ऐसा हो गया। एंड यहाँ से भी इनइक्वालिटी हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 पे पावर 1। ठीक है, अब ये जो तीसरा फंक्शन है ना, इसका तुम, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका तुम एक बार ना डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या होगा, बी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 8, ये हो गया लेस देन 0। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक पूरे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 क्या हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक में x की जगह तुम दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू डालो, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये दो इनइक्वालिटी आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो एंड x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर तो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये तो पिक्चर से ही हट जाएगा। तो फिर कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 एंड ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चे जब तुम पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 36। बेटा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इनइक्वालिटी, यहाँ पे भी जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालो, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15, ये भी लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब ये भी पूरा पॉजिटिव रियल वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक का जो आंसर होगा वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, ये भी लेस देन 0 होगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा सभी रियल नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब इसको तुम जब स्प्लिट करोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। क्या आएगा ये, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब वेवी का रूल यूज़ कर लो, एक आ जाएगा -2, एक आ गया -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 टू -3। ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 है तो -2 और -3 दोनों इंक्लूड करेंगे। अब देखो एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे हमें x बिलोंग्स टू r
इस इनइक्वालिटी और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ऑल रियल नंबर का ऑल रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर। फिर ऑल रियल नंबर के का इस इनइक्वालिटी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, सेम इनइक्वालिटी। तो डोमेन ऑफ जो फंक्शन आया हमें फाइनली क्या मिला, डोमेन। डोमेन हमें मिल गया -2 to -3। तो डोमेन तो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे बोल रहा है कि डोमेन में बताओ कितने इंटीजर है। तो -2 और -3 दो ही इंटीजर है, तो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने हो गए, आंसर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने हो गए, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इसमें क्या गिवन है, ए लाइन विथ पॉजिटिव रैशनल स्लोप। एक लाइन है जिसका पॉजिटिव और रैशनल स्लोप है, पासिस थ्रू द पॉइंट M6,0। वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 6,0 से, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम N1,3। और ये जो N पॉइंट है इसे इसका उस लाइन का डिस्टेंस क्या गिवन है, 5। इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू M देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 15M। एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक लाइन है जिसका रैशनल पॉजिटिव स्लोप है और वो लाइन M6,0 पॉइंट से पास कर रहा है, और ये जो N पॉइंट है 1,3 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो M का 15M का वैल्यू बताओ, वेयर M इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन क्या गिवन है हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन क्या गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का बेटा स्लोप क्या गिवन है, ये गिवन है M। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, लाइन किससे पास कर रहा है, 6,0 पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - 0 इज इक्वल्स टू स्लोप M x - 6। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू mx - 6m। तो यहाँ से हमें क्या मिला, mx - y - 6m इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये लाइन का हमें स्लोप, सॉरी लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो n पॉइंट है ना 1,3, इससे कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो n पॉइंट 1,3 पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें पहले x की जगह क्या डालेंगे, m, x की जगह क्या डालेंगे 1, और माइनस y की जगह क्या डालेंगे 3 -6m। ऐसे ही होता है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है m, तो m का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या -1, तो -1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया इस लाइन का फ्रॉम द पॉइंट N1,3। ये किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, M - 6m - 3 का मॉड अपॉन रूट अंडर क्या मिला 1 + m स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया 5। तो यहाँ से हमें M - 6m इज -5m - 3 का मॉड अपॉन रूट अंडर 1 + m स्क्वायर, ये हो गया 5। मॉड के अंदर माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या होगा 5m + 3 का मॉड अपॉन रूट अंडर 1 + m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड ऑफ 5m + 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 रूट अंडर 1 + m स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो 5m + 3 ये क्या हो जाएगा 25 1 + m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 15 30m + 9 इज इक्वल्स टू 25 + 25m स्क्वायर। तो 25m स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला 30m इज इक्वल्स टू 25 - 9, ये क्या हो गया 15। ठीक है, 15 नहीं हुआ, ये 16। तो m की वैल्यू क्या मिल गई 16/30। ठीक है, तो क्या हो गया 8/15। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 15m का वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15m का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। बेटा यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन।
इसमें क्या बोला है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है in the first quadrant in such a way that its distance from the origin increases at the rate of 11 units per second। कहने का क्या मतलब है कि कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, और इस वे से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, इन सच ए वे डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 11 यूनिट्स पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी वेन एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू चाहिए वेन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब तुम क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमारे पास अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है। जो बच्चे पार्टिकल है वो मान लेते हैं कि पार्टिकल पॉइंट ए पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, और y की जगह क्या डालेंगे यहाँ से, x पे पावर 3/2। अब इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसको हमने कैपिटल D मान लिया, से कैपिटल D बोल दिया। तो इस D का ये जो OA जिसको हमने कैपिटल D माना है, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या गिवन है, 11 यूनिट पर सेकेंड, यही गिवन है ना, यही है। तो D इस पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या गिवन है, 11 यूनिट गिवन है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी वेन एक्स इज इक्वल्स टू 3। हमने इसको ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया, एक्स पे पावर 3/2, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का मतलब ओ ए, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी हमें क्या मिला, डी हमें मिला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो डी स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2d इंटू टी डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे ही हो जाएगा ना। अब हमने क्या किया, 2d यहाँ पे लिखा है, अच्छा d का वैल्यू तो डाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, d का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये डी टी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज, ये क्वेश्चन में गिवन है 11, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब किस पे बोल रहा है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू किस पे बोल रहा है, 3 पर बोल रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन पे, तो x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इंटू 11 इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और x की जगह 3 तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो बच्चे क्या होगा 27 प्लस 9, 9 प्लस 27 इंटू 11 इज इक्वल्स टू, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो गया 6 प्लस 27, 27 प्लस 9 इज़ 36, 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 11 इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इंटू 33। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 बाई 33, 11 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो यही हमारा आंसर हो गया। यही तो बोल रहा था ना कि डी एक्स बाई डी टी निकालो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 क्या मिला हमें 4, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ द नंबर ए बी 8 5 10 इज 6। टोटल कितने नंबर्स है, 5, 5 नंबर्स का मीन क्या गिवन है, ये 5 नंबर्स है, इसका मीन 6 गिवन है, एंड देयर वेरिएंस इज 6.8, और इन 5 नंबर्स का जो वेरिएंस है वो 6.8 गिवन है। इफ़ m इज़ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स अबाउट द मीन इज़ 25m, if capital M is the mean deviation of the numbers about the mean then 25m is equals to, क्वेश्चन को दोबारा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 नंबर गिवन है, इसका मीन गिवन है 6, वेरिएंस गिवन है 6.8, और जो कैपिटल M है ये मीन डेविएशन है अबाउट द मीन, तो बोला है कि 25m का वैल्यू निकालो, यही बोल रहा है ना बच्चे। ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करना है।
हमारे पास गिवन नंबर्स क्या है, गिवन नंबर्स क्या है, नंबर्स हमारे पास गिवन नंबर्स आर क्या गिवन है, ए बी 8 5 10। इन 5 नंबर्स का मीन क्या गिवन है, 6 गिवन है, तो मीन हमारे पास है 6। तो बेटा मीन का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी डिवाइडेड बाई 5 नंबर्स है ना। इसको तुम कैलकुलेट करोगे बच्चे तो यहाँ से हमें a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 7 माइनस ए। ठीक है, अब आ जाओ, वेरिएंस क्या गिवन है बच्चे इसका, 6.8। ठीक है, तो वेरिएंस 6.8 गिवन है, तो वेरिएंस कैसे निकालते बेटा, वेरिएंस निकालते हैं हम लोग हर एक नंबर का क्या करेंगे, मीन के अबाउट डेविएशन लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। डेविएशन के स्क्वायर का सम ही तो होता है, डेविएशन के स्क्वायर का सम नहीं, सॉरी डेविएशन के स्क्वायर का जो मीन होता है वही तो वेरिएंस होता है। तो 6 के अबाउट लेना है तो पहला नंबर क्या हमारा a, तो a माइनस 6 मीन के अबाउट लिया, स्क्वायर किया। दूसरा क्या हमारा b, तो b माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये तो वेरिएंस के स्क्वायर का सम, किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा a स्क्वायर, और इसमें ना तुम एक काम करो, यहाँ से ये हो गया 6.8 और यहाँ पे a माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेटा ये जो b है ना, b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो b गिवन है इसकी जगह क्या लिखेंगे 7 माइनस ए। तो 7 माइनस ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 5 माइनस 6 इज़ -1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 10 माइनस 6 इज़ 4, तो स्क्वायर रूट इज़ 16/5। तो ये क्या हो जाएगा 6.8 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा ये a माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए होल स्क्वायर, 4 प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 21। इसको बच्चे जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आएगा 4 और a इज इक्वल्स टू 3। दो केस बना, यहाँ पे हमने लिया व्हेन a इज इक्वल्स टू 4, a का वैल्यू जब हमने 4 लिया, देन b क्या हमने स्टार्टिंग में निकाला है 7 माइनस ए, देन b इज इक्वल्स टू 7 माइनस ए, तो 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3। तो जब हमने a का वैल्यू 4 लिया तो b का वैल्यू क्या मिला हमें 3 मिला। अब जो कैपिटल M है ये क्या है, मीन डेविएशन है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल्स टू 1 to 5, सारे नंबर्स का डेविएशन निकाल लो मीन से। डेविएशन का क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से m क्या होगा, ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है और कैलकुलेशन है, बिल्कुल सीधे फार्मूले पे रखना है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं है, सीधे फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। a माइनस 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू, b माइनस 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 8 माइनस 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 5 माइनस 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 10 माइनस 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा 5। बेटा a और b का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू यहाँ क्या पुट करोगे, a इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे और b का वैल्यू क्या पुट करोगे 3, और सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो तुम्हें कैपिटल M का वैल्यू आ जाएगा 12/5। हमसे क्या बोल रहा है 25M का वैल्यू पूछ रहा है, तो 25M क्या हो जाएगा 12 इंटू 25/5, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, ये हो गया 60। ये तो फर्स्ट केस के लिए था। फर्दर तुम जब सेकेंड केस लोगे, जब तुम a का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू हमने 4 लिया है तो b का वैल्यू हमें क्या मिला है, b का वैल्यू 3 मिला है। जब a का वैल्यू 3 लोगे, तुम ऐसे देखो, जब यहाँ पे a का वैल्यू 3 लोगे तो b का वैल्यू 4 मिलेगा। तो यहाँ पे a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 4 की जगह 3 आ जाएगा, इस 3 की जगह 4 आएगा, तो इन दोनों का जो नेट सम होगा वो तो सेम आएगा। तो नेट सम सेम आएगा, तो ये जो कैपिटल M का वैल्यू सेकेंड केस में भी हमें 12/5 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर दोनों केस में 60 आएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास एक लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 1 माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 अपॉन 12, ये गिवन है। तो क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है कि हमें पी क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। जब तक हम पी क्यू और आर का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक इसे हम तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, पी माइनस क्यू माइनस आर। तो पी क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस लिमिट को इवेलुएट करना होगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 1 माइनस साइन कॉस एक्स अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब बेटा तुम इसको ध्यान से देखो, इस लिमिट का वैल्यू, ये लिमिट जो है क्या वैल्यू क्या गिवन है, cos 1 अपॉन 12। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम x की जगह यहाँ पे 0 डालो, न्यूमरेटर में x की जगह 0 डालो, तो cos 0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे लिखा है साइन 1 माइनस साइन 1, इसका मतलब कि ये किसे अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सॉरी 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर गारंटी के साथ डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच तभी करेगा, x यहाँ पे तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच तभी करेगा जब ये r का वैल्यू 0 हो जाए। तभी तो x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 और ये हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की जगह 0 डालोगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। और हमें पता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का लिमिट एग्जिस्ट भी करता है, नहीं भी करता है। तो यहाँ पे इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है cos 1/12। तो इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाने के लिए हमारा सबसे पहला जो कंडीशन आ गया कि r शुड बी 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले ही स्टेप में हमें r का वैल्यू मिल गया। अब जब हमें r का वैल्यू 0 मिल गया तो हमने क्या किया कि ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे लिख दिया साइन 1 माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स अपॉन में क्या लिखा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे लिख दिया, r की जगह 0 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि इसमें हम साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या होगा, साइन ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे एक साइन नहीं आएगा, कॉस 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ऐसे लिख लिया। अपॉन में क्या लिखा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे लिख लिया। ऊपर में क्या किया, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अलग कर लिया, इनटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे लिख लिया। बेटा इस लिमिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 इज़ 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2/2 तो 1, तो ये तो हमारा आ गया cos 1, तो ये तो बाहर आ गया, इनटू लिमिट। इसके लिए तुम क्या करो, अगर तुम x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये किसे अप्रोच कर रहा है, x की जगह 0 डाला तो ये हो जाएगा 1, तो cos 1 1 माइनस 1, तो ये पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड किया इनटू
1 माइनस कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे लिख दिया। बच्चों ये भी हमारा स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। तो ये तो 1 हो गया, तो हमें क्या मिल गया, ये कॉस 1, और यहाँ पे क्या मिल गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये क्या मिल गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू इंटू 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे मिल गया। अब 2 को बाहर किया तो ये हो गया कॉस 1 अपॉन 2, और ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और यहाँ से x बाई टू के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, x बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स जो है उसको लिख दिया। बच्चे फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, और इस 2 को बाहर किया तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, cos 1 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, और यहाँ मिला एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ऐसे मिल गया। 4 को भी बाहर किया तो ये हो गया cos 1 अपॉन 4, और ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। तो यहाँ पे आ गया ये cos 1 बाई 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू। अब फिर देखो इस लिमिट को ध्यान से देखो, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब q का वैल्यू ज़ीरो हो। क्यों हो, न्यूमरेटर x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो अगर हमने q का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तभी तो डिनोमिनेटर भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तभी तो हमारा लिमिट निकलेगा। तो इसको डिनोमिनेटर को ज़ीरो अप्रोच कराने के लिए यहाँ पे q शुड बी ज़ीरो, q हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो एक तो हमें मिल गया q का वैल्यू ज़ीरो, पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया cos 1 बाई 4, और यहाँ पे क्या मिल गया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, x अपॉन पी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें cos 1 बाई 4, और इसका लिमिट क्या मिल गया 1 बाई पी। अब ये लिमिट किसके इक्वल है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ, ये लिमिट इक्वल है cos 1 बाई 12 के इक्वल है, तो उसको इक्वेट कर दो cos 1 बाई 12, तो यहाँ से cos 1 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा, तो यहाँ से हमें क्या मिला 1 अपॉन पी इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, तो यहाँ से हमें p इज़ इक्वल्स टू 3। तो फाइनली हमें क्या मिला, p इज़ इक्वल्स टू 3, q इज़ इक्वल्स टू 0, r इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमें मिल गया पी क्यू आर का वैल्यू। हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये पी क्यू आर का वैल्यू मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है p माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर बताओ। तो p माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर क्या होगा, p की जगह 3 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जी सर, जी सर, बढ़िया है सर। ठीक है, और सभी येलो येलो नहीं है किसी येलो तो येलो नहीं है, मेरी येलो है।
मेरी येलो है एक क्रीम कलर है, उन्हें आगे क्रीम कलर है। और येलो है भाई येलो है मुझे आ गई है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है देखो, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इस डेफिनेट इंटीग्रल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 2 पाई dx और यहाँ पे क्या है 2 प्लस साइन 2x, ये किसके इक्वल है, k इंटू 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बोल रहा है कि k का वैल्यू बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है इसको i बोला, तो क्या हो जाएगा ये 0 to 2 पाई dx 2 प्लस साइन 2x, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। फिर इसमें क्या किया हमने 0 to 2 पाई dx अपॉन 2 प्लस साइन 2 इंटू यहाँ पे x की जगह 2 पाई माइनस एक्स डाल दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो गई 0 to 2 पाई dx 2 प्लस साइन ये क्या हो गया 4 पाई माइनस 2x, ऐसे हो गया। तो ये हो गया 0 to 2 पाई और ये हो गया dx। बेटा यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस साइन 4 पाई माइनस 2x क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 2x। तो यहाँ से क्या हो गया 0 to 2 पाई dx अपॉन 2 माइनस साइन 2x। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोला। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 2 पाई और यहाँ पे क्या आ गया 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे ध्यान दो लिमिट तो सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रांड और ये जो सेकेंड इक्वेशन का इंटीग्रांड ये ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस साइन 2x और dx, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो 2 पाई क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x और 2 माइनस साइन 2x। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस साइन 2x और प्लस 2 प्लस साइन 2x, ऐसे आ जाएगा। क्या किया हमने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2i 0 to 2 पाई साइन 2x कैंसिल होके 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। 4 को बाहर कर लो तो ये हो गया 0 to 2 पाई 1 अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। अब बच्चे ये 2 और ये 4 कैंसिल होके i का वैल्यू हमें क्या मिला i इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 to 2 पाई 1 अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। फिर देखो एक प्रॉपर्टी ये होता है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स when fx is an odd function, when fx is an odd function, जब हमारा fx odd function हो ये होता है। अब बच्चे ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, सॉरी ऑड नहीं, सॉरी इवन फंक्शन, fx इज एन इवन फंक्शन। अब बच्चे देखो ये जो फंक्शन है ना हमारा
ये फंक्शन ये इवन फंक्शन है। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालो तो इवन 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 फंक्शन मिलेगा। तो आई क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, आई की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा अपर लिमिट है ना इसका हाफ कर दिया और एक 2 बाहर निकाल दिया। तो अपर लिमिट का हाफ करोगे तो क्या होगा, एक तो पहले 2 बाहर निकाला, अपर लिमिट का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, सेम फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 0 टू पाई 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चे ये फिर अगेन सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी भी अगेन ये इवन फंक्शन है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, और अपर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा हाफ, तो पाई का हाफ क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू 2, ये भी 2 होगा, एक 2 बाहर आ गया dx। तो आई की वैल्यू हमें क्या मिली 8, और ये मिला 0 टू पाई बाई 2 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऐसे मिल गया। फिर इसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाया, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया वो बता दे रहा हूँ। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो हमें i का वैल्यू क्या मिला 8, 0 टू पाई बाई 2 1/4 माइनस, ठीक है। बट बच्चों ये जो हमारे पास गिवन है राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, इसको एक बार कॉपी करते। अच्छा, राइट हैंड साइड में ये गिवन है 0 टू पाई बाई 2 कॉपी। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है इसके इक्वल लाना होगा ना, तो ये है 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, और यहाँ पे साइन 2x है। तो तुम क्या करो, और 0 टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी स्टेप में 2x को अगर t बोल दें, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, और यहाँ पे x का वैल्यू 4 पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई इज इक्वल्स टू टी। तुम इसको करो क्या, यहाँ पे ना इसमें आप पुट करो, यहाँ पे तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें तुम क्या करो कि 2x को t बोलो, 2x को t बोलो, तो यहाँ से लिमिट क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, देन t इज़ इक्वल्स टू 0, t इज़ इक्वल्स टू 0, और जब x का वैल्यू क्या लोगे इसमें पाई बाई 2, देन यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 लोगे, देन t इज़ इक्वल्स टू पाई। तो हमारे पास i जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 तो है ही 0, और ये पाई बाई 2 पाई में कन्वर्ट हो गया, और ये 1/4 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 2x को हमने क्या बोला t, और 2x को t बोला है तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे x का इंटी ये डेरिवेटिव 1 और dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास dt बाई 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4, और ये हो गया 0 टू पाई, और ये 1/4 माइनस साइन स्क्वायर t, और ये dt। ठीक है, 4 हो गया, ये 0 टू पाई 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स है ना यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, तो कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और ये डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 0 टू पाई 1/4 माइनस 1 इज़ 3 प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी, टी को एक्स बोल दो, तो आई का वैल्यू क्या मिला हमें 4, 0 टू पाई 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब बच्चे तुम करो क्या, अच्छा
टी को एक्स बोल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चे फिर ये इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 4 एक 2 बाहर आ जाएगा, 0 अपर लिमिट हाफ हो गया और ये हो जाएगा 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फाइनली हमें आई का वैल्यू क्या मिला, 8 इंटू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये क्वेश्चन में किसके इक्वल है, k इंटू 0 टू पाई बाई 2 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, k इज इक्वल्स टू 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।